देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर स्क्रीन शेयर। रिकॉर्डिंग का मैसेज गया स्क्रीन शेयर है। है मैम। ठीक है। तो देखो कल तो हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 13 तक किया था। ठीक है, अभी हम लोग 14th वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे क्योंकि वो एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि प्रोविजन कुछ आइटम्स दिया हुआ है तो प्रोविजन क्या है, तो वो हम लोग लास्ट में थ्योरी पढ़ेंगे। प्रोविजन और एक डिफरेंस होता है, उसके बाद करेंगे, तभी फाइनल अकाउंट से करेंगे यहाँ से। देखो बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग particulars extracted from the books of Ganguly prepared trading and profit and loss account and balance sheet as at 31st of March 2022 after making necessary adjustment। ठीक है, तो कैपिटल है, स्टॉक है, ओपनिंग है, 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, 1/4/2021 क्योंकि ये ईयर एंड हो रहा है 31st March 2022। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया। फिर उसके बाद सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, रेंट, सैलरी, सैलरी डेटर, क्रेडिटर, लोन फ्रॉम देना बैंक, इंटरेस्ट पेड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट। इधर इंटरेस्ट रिसीव्ड है, मतलब ये सब इनकम साइड हो गया। ठीक है, और वैसे ये ट्रायल बैलेंस की तरह नहीं दिया है, बोल रहा है कि डिटेल्स। ठीक है, फिर भी ये सब तो पता चल रहा है, ये हम लोग का इंटरेस्ट रिसिप्ट से ही पता चल रहा है कि ये इनकम है। कैश विथ ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड डिस्काउंट रिसिप्ट इन्वेस्टमेंट एट 5% एज ऑन 1/4/2021। फर्नीचर डिस्काउंट अलाउड, जनरल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, कैश इन हैंड डिपोजिट एट 10% एज ऑन डेबिट लिखा हुआ है। तो डिपोजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, बैंक में जो हम लोग करते हैं ना, डेबिट है तो एसेट है। ड्रॉइंग्स, ठीक है, फिर इधर कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, कुछ नहीं काफी सारा है। बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st March 2022 इज 3,93,000। दिस इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू वैल्यू ऑफ 15,000 फॉर विच नो एंट्री हैज बीन पास्ड इन द बुक्स। मतलब क्या बोला है, देखो बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 3,93,000, लेकिन 15,000 का स्टॉक कस्टमर ने रिटर्न कर दिया था, बट हम लोगों ने इसमें उसका एडजस्टमेंट नहीं किया। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड में मैंने कैलकुलेट किया कि मेरे पास इतना स्टॉक बचा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो ये सब हम बेचते हैं तो मुझे दिख रहा है कि ईयर एंड में मेरे पास ये है, और कस्टमर ने 15,000 का एक स्टॉक और भी रिटर्न किया था जो कि मैंने इंक्लूड नहीं, मैंने उसका एंट्री पास नहीं किया, तो उसका एडजस्टमेंट क्या होगा बोलो। ক্লোজিং স্টক থেকে মাইনাস করবো আর ড্রয়িংস লিখবো ক্যাপিটালে। नहीं, ड्राइंग्स तो नहीं, ड्राइंग्स हो गए, ड्राइंग्स करना। हाँ देखो, हम लोग का सेल्स रिटर्न वाइज का मतलब, देखो सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या हो। हाँ, तो फिर कहाँ कहाँ जाएगा। हाँ, ये एडजस्टमेंट। ठीक है, अब इसमें ये इंक्लूड्स है, देखो दिस इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू द वैल्यू ऑफ दिस, लेकिन इसके लिए एंट्री पास नहीं किया है, इसीलिए इसमें कुछ नहीं करना है। हाँ, मतलब समझ में आया कि 3,93,000 में 15,000 इंक्लूड है। मतलब जब कस्टमर ने रिटर्न नहीं किया था तब मेरा क्लोजिंग स्टॉक इसका मतलब कितना था, माइनस करने से पता चलेगा। और कत से 3,00,000। ठीक है, तो जो भी हो रहा है मतलब ये था। अब इसमें हम लोगों ने ये इंक्लूड कर दिया, बट बोल रहा है इस रिटर्न का एंट्री नहीं किया, तो रिटर्न का एंट्री क्या होगा, कस्टमर अगर रिटर्न कर देगा तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे, डेटर। तो डेटर को कितने से कम करोगे, 15,000 से, मतलब जो बैलेंस शीट में डेटर होगा उसको 15,000 से कम करोगे, सेल्स रिटर्न से 15,000 क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो सेल कम हो जाएगा ना, अगर मेरा सेल्स रिटर्न कर दिया है तो सेल्स कम हो जाएगा, सेल्स कम होगा तो डेटर भी कम होगा ना। डेटर मतलब जिससे पैसा मिलने वाला है, जिसको हम लोगों ने उधार में बेचा था। ठीक है, परचेज इंक्लूड्स फर्नीचर, और ये वाला दो जगह पे पुट हो जाएगा, जैसे क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में चला जाएगा और कहां पर चला जाएगा, बैलेंस शीट।
परचेज इंक्लूड्स फर्नीचर परचेज ऑन, तो ये देखो कल भी हम लोगों ने किया था। परचेज का मतलब होता है जिस चीज का बिजनेस करते हैं उसको हम लोग परचेज बोल सकते हैं, वो हमारा स्टॉक होता है। बट फर्नीचर उसमें इंक्लूड, फर्नीचर मेरा स्टॉक नहीं है, फर्नीचर हम बेचते नहीं है, फर्नीचर मेरा एसेट है। तो ये कर दिया तो मेरा परचेज ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि मैंने जो खरीदारी किया था, मान लो मैंने 1 लाख का खरीदारी किया था, वहां पर एक 20,000 का मैंने फर्नीचर ऐड करके 1,20,000, तो मुझे 20,000 क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे ये एंट्री होना चाहिए था फर्नीचर टू कैश या बैंक, ठीक है। और हम लोगों ने कर दिया है परचेज टू कैश या बैंक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्नीचर टू परचेज, मतलब मुझे फर्नीचर में ये वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, जो कि किया नहीं। मुझे 10,000 का फर्नीचर दिखाना पड़ेगा और परचेज से 10,000 लेस करना। बोलो समझ में आ रहा है? তুমি কিছু বুঝতে পারছো না, একটু কিছু বুঝতে পারছো না? একটু একটু স্বাভাবিক। আচ্ছা, তো এমনি কি গল্পের মতো বোঝা যাচ্ছে তো? ব্যাস, ঠিক আছে, আপাতত তো এর থেকে বেশি আমি আশা করছিও না, ঠিক আছে। डेप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर एट 10% पर एनम, मतलब फर्नीचर पे हमें कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करने बोला है, 10%, ठीक है। तो उसका दो जगह एडजस्टमेंट हो जाएगा, कहाँ कहाँ होगा बोलो? हाँ, पीएल में और फर्नीचर से लेस करके, मतलब बैलेंस शीट में, ठीक है। फिर इसके बाद देखो एक लोन का अकाउंट, ठीक है। बोल रहा है कि ये देखो लोन अकाउंट कैसे दिख रहा है, बाई बैलेंस बीडी, इसका मतलब ये क्या है, लोन है, ठीक है, इतने का। फिर बाई बैंक इतना, मतलब और भी लोन लिया है, तो टोटल लोन कितने रुपए का, वही यहाँ पर क्लोजिंग दिख रहा है। तो ম্যাম वन স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে না। स्क्रीन शेयर হচ্ছে না, চলো স্ক্রিন শেয়ার তো আছে, তাহলে ঠিক আছে আরেকবার করে দিচ্ছি। হয় আমার নেটওয়ার্ক ইস্যু হয়েছে, নাহলে তোমার নেটওয়ার্ক ইস্যু হয়েছে। দেখো এবারে, দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ ম্যাম দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, বাকিদের দেখা যাচ্ছে? যদি বাকিদের দেখা যাচ্ছে তাহলে তোমার নেটওয়ার্ক ইস্যু হলে একবার রিজয়েন করলে হয়তো ভালো দেখতে পাবো। বাকিরা দেখতে দেখা পাচ্ছ? যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ ঠিক ম্যাম। আছে না, না তাহলে আমার মনে হচ্ছে তোমার যদি নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে সেই কারণে হতে পারে, তার একবার রিজয়েন করে নেবে যদি না দেখতে পাচ্ছ তো। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये लोन का अकाउंट बोल दिया, ठीक है। फिर इसका क्या काम होगा, तो लोन का डेटा था अभी एडजस्ट, सॉरी वहां ऊपर जो इंफॉर्मेशन था कि लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट वगैरह हमें देखना पड़ेगा, इस वजह से ये दिया हुआ है। तो टोटल लोन अभी कितना हो गया, 1 लाख। सनरी एक लोन लेकिन ओपनिंग है, मतलब पहले से लिया हुआ था, और इस बार ईयर एंड में जो लोन लिया है उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा नहीं। जैसे एक साल होता है ना, जैसे ये मान लो ईयर हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो आज लोन लिया तो इस साल में थोड़ी ना कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसके बाद से देना पड़ेगा, तो इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगे, ठीक है। इस पे पूरे 1 ईयर का लगेगा, ठीक है। बाकी अगर कोई लोन बीच में लिया हो तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन था। Sundry debtor includes 20,000 due from Robert and sundry creditor includes 10,000 due to him। हाँ, तो बोल रहा है 20,000 रॉबर्ट से मिलेगा, সেট অফ और করতে हाँ सेट अप करना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पर इनका जो सन्ड्री क्रेडिटर है, इनका जो सन्ड्री डेटर है, यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसमें रॉबर्ट बोल के एक डेटर है जिसका कितना इंक्लूड है, 20,000, और इधर क्रेडिटर जितना भी है जिसमें रॉबर्ट बोल के ही क्रेडिटर है, कितने का, 10,000। मतलब मिस्टर गांगुली को रॉबर्ट को 10,000 देना है, ठीक है। ये बोल रहे मुझे देना है, ये कौन है, मिस्टर गांगुली, और इससे मिलेगा 20,000, ठीक है। तो फिर गांगुली क्या बोलेगा, सेट करके ऐसे थोड़ी बोलेगा 10,000 देंगे 20,000 लो, क्या बोलेगा, 10,000 लेंगे, 10,000 लेंगे ना। ये इनको तो 10,000 देना है और इससे 20,000 मिलेगा, तो फिर ये रॉबर्ट को बोलेंगे ठीक है हम तुम्हें 10,000 तुमसे नहीं मांग रहे, तो तुमको नहीं दे रहे, एक काम करते हैं हम लोग क्या करेंगे, तुमसे 10,000 ले लेंगे, ठीक है। हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू ही एडजस्ट होता है। और वैसे भी समझ में आया कि नहीं आया, देखो 10,000 इसको देना था, इससे 20,000 मिलना था, तो बोल दिया ठीक है 10,000 ले लेंगे, बात खत्म, ठीक है। तो दोनों साइड से क्या करेंगे, 10,000 से लेस कर देंगे, डेटर में भी और क्रेडिटर में।
इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 3000 पेड टू देना बैंक, तो इंटरेस्ट का जो इन्फॉर्मेशन है उसमें देना बैंक का इंटरेस्ट इंक्लूड है 3000। तो फिर बाकी किसका है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लोन में देखो हमें देना बैंक से जो लोन था वो तो है ही, इसके अलावा भी एक लोन ऊपर इंफॉर्मेशन था, ठीक है। फिर बोल रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड रिप्रेजेंट 1000 फ्रॉम द सेंट्री डेटर ड्यू टू डिले ऑन देयर पार्ट एंड द बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट। बोल रहा है इंटरेस्ट रिसिप्ट का जो डेटा था ना, ये देखो, हाँ ये इंटरेस्ट किस चीज का रिसीव्ड हुआ, बोल रहा है कि हम लोगों ने डेटर से इंटरेस्ट लिया, क्यों लिया, उसने पैसा देने में देरी किया, ठीक है, तो हम लोगों ने बोला ठीक है देरी किया तो इंटरेस्ट दो, कितना 1000, बाकी इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो 7 टू कितना देखा अभी हम लोगों ने 7000 समथिंग का, तो उसमें से 1000 डेटर का है, बाकी किस चीज का है, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, ये देखो इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, ये देखो, है ना, और डिपॉजिट कर रखा है, तो बैंक में डिपॉजिट करते हो तो बैंक इंटरेस्ट देता है, बैंक इन्वेस्टमेंट कहीं करते हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट परचेज करते हो तो उसके अगेंस्ट में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज में हो सकता है, ठीक है, डिवेंचर खरीद सकते हो, शेयर खरीद सकते हो। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट पेबल टू देना बैंक एंड फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि इंटरेस्ट पेबल है देना बैंक का, मतलब हम लोगों ने पे नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग है, फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल है इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट, उसमें हमें जो इनकम होना चाहिए था वो पूरा इनकम अभी तक हमें नहीं मिला है। रिसीवेबल मतलब टाइम तो हो गया है मिलने का, बट देने वाला अभी तक दिया नहीं है, जैसे डिपॉजिट बैंक ने अभी तक दिया नहीं, और जहां इन्वेस्टमेंट कर रखा था उन्होंने भी अभी दिया नहीं, मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दोनों में। Make provision for doubtful debt at 5% on the balance under sundry debtor. डेटर के अगेंस्ट में 5% का क्या बनाना है, प्रोविजन, नो सच प्रोविजन नीड टू बी मेड फॉर द डिपॉजिट, जो एफडी है उसके अगेंस्ट में कोई प्रोविजन बनाने का जरूरत नहीं है, ऐसा हम लोग, ठीक है। तो काफी बड़ा है क्वेश्चन, ठीक है, बना स्ट्रक्चर बना। क्वेश्चन 1, इन द बुक्स ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, trading and profit and loss account for the year ended 31st of March 2022. ज्यादा जगह रखो, ठीक है, बहुत सारा डेटा है, कम से कम एक पेज तो रखना पड़ेगा तुम्हें। बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2020, तो सबसे पहले दिख रहा है कैपिटल अकाउंट 5,40,500, कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी में। 5,45,000, 5,45,000। कैपिटल के बाद है स्टॉक, कहाँ लिखोगे, ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक 2,34,000, ट्रेडिंग में लिखो टू ओपनिंग स्टॉक
2,34,000। फिर इसके बाद है सेल्स 14,48,000, तो किधर लिखेंगे? इधर बाई सेल्स 14,48,000। सेल्स के बाद है सेल्स रिटर्न 43,000, तो सेल्स से सेल्स रिटर्न क्या होता है? लेस। सेल्स रिटर्न 43,000। फिर बोला है परचेज, तो 12,15,500 ओपनिंग स्टॉक के नीचे लिखो, तो परचेज 12,15,500। अच्छा, फिर परचेज रिटर्न 29,000 लेस कर दो, परचेज रिटर्न 29,000। कैरेज इनवर्ट 93, लेकिन थोड़ा जगह रख के लिखो, क्योंकि एक था ना फर्नीचर गलती से ये हो गया, तो एक लाइन जगह बचा के रखो। टू कैरेज इनवर्ट 93,000। रेंट 28,500 कहाँ जाएगा? पीएल में। ठीक है, तो यहाँ लिख देते टू रेंट 28,000, तो 28,500 रेंट। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, फिर बोला है सैलरी 46,500, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था। टू सैलरीज 46,500। सैलरीज के बाद है सन्ड्री डेटर, तो बैलेंस शीट में जाओ, एसेट साइड में सन्ड्री डेटर लिखो। सन्ड्री डेटर के नीचे लेकिन काफी सारा जगह रखो। सन्ड्री डेटर 1,20,000। अच्छा, फिर बोला है सन्ड्री क्रेडिटर 74,000 लिखो। इसमें भी एडजस्टमेंट होगा, वो म्यूचुअल सेटअप जो था मिस्टर रॉबर्ट वाला, सन्ड्री क्रेडिटर 74,000। फिर लोन फ्रॉम देना बैंक 1 लाख, तो इसके नीचे थोड़ा जगह बचा के फिर लिखना है लोन फ्रॉम देना बैंक। इसके ऊपर भी लिख सकते हो क्योंकि वो नॉन करेंट लाइबिलिटी होता है। लोन फ्रॉम देना बैंक 12% ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, 1 लाख। फिर इंटरेस्ट पेड है, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट होगा क्योंकि ये पूरा इंटरेस्ट पेड किसका है वो में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेड इनर कॉलम में लिखो 4,500। टू इंटरेस्ट 4,500 पीएल में जाएगा इंटरेस्ट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 17,000। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 17,000। फिर है एडवर्टाइजमेंट 56,000, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 56,000। फिर इसके बाद इंटरेस्ट रिसिप्ट, ये भी इनर कॉलम में लिखो, इसमें भी एडजस्टमेंट था, तो बाई इंटरेस्ट रिसिप्ट 7 to 5, 7 to 5 बाई इंटरेस्ट रिसिप्ट 7 to 5। कैश विथ ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड 40,000। कैश विथ ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड
40,000। फिर है डिस्काउंट रिसीट, पीएल के क्रेडिट में जाएगा 14,950 बाय डिस्काउंट रिसीट 14,950। फिर है इन्वेस्टमेंट, ये कहाँ जाता है, एसेट है, बैलेंस शीट में जाता है, नॉर्मली नॉन करेंट एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट एट 5%, 25,000 इन्वेस्टमेंट, यहाँ लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट एट 5%, 25,000। इन्वेस्टमेंट के बाद है फर्नीचर 9,000, तो फर्नीचर ऊपर लिख देते हैं। फर्नीचर एडजस्टमेंट था, ठीक है, तो इनर कॉलम में होगा। डिप्रिसिएशन तो था ही, और भी एडजस्टमेंट था, तो ज्यादा जगह रखना पड़ेगा। फर्नीचर के बाद डिस्काउंट अलाउड 37,700, जनरल एक्सपेंस, ऑडिट फीस, ये तीनों पीएल में चला जाएगा एक के बाद एक। टू डिस्काउंट अलाउड, टू जनरल एक्सपेंस, ये सब में कोई एडजस्टमेंट नहीं था। टू जनरल एक्सपेंस, टू ऑडिट फीस, डिस्काउंट अलाउड है 37,700, 19,600, ये वाला है 37,700, ये है 19,600, और ऑडिट फीस था 3,500, 3,500। फिर इंश्योरेंस, ये भी लिख दो, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000। फिर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, ये दोनों ही आ जाएगा। 11,650, 4,350, 11,650, 4,350। 11,650 है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 4,350। अच्छा, फिर कैश इन हैंड 1,900, बैलेंस शीट में जाओ, एसेट साइड में, कैश इन हैंड 1,900। डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट के नीचे लिख दो डिपॉजिट 10%, 1,50,000। डिपॉजिट एट 10%, ये इंटरेस्ट रेट है 1,50,000। अच्छा, फिर ड्रॉइंग्स, ये लेस हो जाएगा कैपिटल से 50,000। ड्रॉइंग्स 50,000, ये सब हो गया। अब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 3,93,000, तो इसको लिखना है कहाँ कहाँ, एक तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 3,93,000, 3,93,000, और एक बार लिखना है ट्रेडिंग बाय क्लोजिंग स्टॉक 3,93,000। फिर ये वाला कस्टमर ने रिटर्न किया था, उसका एंट्री हम लोगों ने किया नहीं, मतलब ऑमिशन है, ये जो एरर है ये ऑमिशन है। तो 15,000 से डेटर को कम करना है, 15,000 से सेल्स को कम करना है। तो एक सेल्स रिटर्न तो है, और एक सेल्स रिटर्न आ जाएगा, तो ये लिख देते हैं सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड, A/R लिख दिया, नॉट रिकॉर्डेड। कितना था ये, 15,000, सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड। और एक बार लिखना पड़ेगा इसको, कहाँ पर डेटर है,
सन्ड्री डेटा जगह नहीं होगा शायद। 1,20,000 sales return not recorded. Sales return not recorded. कितना था? 15,000। ठीक है। अच्छा ये देखो दो बार एडजस्टमेंट दोनों का ही हो गया। 3,93,15 भी। फिर बोल रहे परचेज में फर्नीचर लिख दिया था हम लोगों ने, गलत है। तो फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर ऐड करो। फर्नीचर में कितना? 10,000 और परचेज से कितना लेस करोगे? 10,000। ठीक है। तो फर्नीचर में ऐड कर दो। हम पहले यहाँ ऐड ही कर रहे क्योंकि बैलेंस शीट खुला है मेरा। फर्नीचर परचेस्ड नाउ एडेड। फर्नीचर परचेस्ड नाउ एडेड 10,000। ठीक है। और परचेज से लेस कर दो फर्नीचर रॉन्गली इंक्लूडेड। फर्नीचर रॉन्गली इंक्लूडेड। रॉन्गली डेबिटेड लिख दो। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 10%। तो देखो 10,000 दो बार हो गया, अब डेप्रिसिएशन 10% लगाना है, ये भी दो बार होगा। मतलब एक बार पीएल में जाएगा और एक बार यहाँ जाएगा। तो फर्नीचर में डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेस डेप्रिसिएशन। लेकिन यहाँ पर कितना डेप्रिसिएशन होगा वो देखो। ये वाला फर्नीचर कब परचेज किया था हम लोगों ने? 1 जनवरी को। अभी जो 10,000 वाला, तो डेप्रिसिएशन कब तक लगाना है? ईयर एंड तक। तो 31 मार्च तक। तो जैन से 31 मार्च कितना होगा? जैन फेब मार्च 3 मंथ्स। और पहले का जो फर्नीचर है उस पे तो पूरे साल का लगेगा। तो डेप्रिसिएशन देखो, जो 9,000 वाला है वो कहाँ से लिया था? वो तो ट्रायल बैलेंस से लिया था। ठीक है। तो उस पे तो पूरे साल का लगेगा। वो कब खरीदा है हमें तो बोला नहीं है, वो हमारे साथ है। तो 9,000 इंटू कितना हो जाएगा? 10% इंटू 12/12 प्लस और एक डिप्रिसिएशन जो है वो कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 10% इंटू 3/12। अब दोनों का टोटल 1150। ठीक है। तो 1150 ये डिप्रिसिएशन लगेगा। 1150 ये लिखेंगे। माइनस करो 17,850। और ये 1150 कहाँ लिखना पड़ेगा? पीएल में। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1150। ठीक है। फिर इसके बाद ये देखो लोन वाला आ गया। लोन फ्रॉम देना बैंक बोला है ऐसे। ठीक है। तो एक बार देखो तो बैलेंस शीट में जो लोन फ्रॉम देना बैंक लिखा था वो कितना है? 1 लाख। मतलब ये वाला। ठीक है। और उस पे इंटरेस्ट का रेट कितना लगाया था? ठीक है। तो हाँ हम लोगों को नहीं, दो चीज देखो। एक तो देखो लोन पे इंटरेस्ट कितना था? 12%। और इंटरेस्ट बोल के क्या हम लोगों ने लिख लिया था? ट्रायल बैलेंस से लिखा था। देखो कितना दिया है। हाँ तो अब इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं पूरे का। ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 1 बनाओ, समझाते हैं। टोटल इंटरेस्ट पेड। बोलो इंटरेस्ट पेड कितना? हाँ ये जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। ठीक है। वो इंटरेस्ट पेड है कितना? 4,500। ठीक है। अब ये इंटरेस्ट का और एक पॉइंट भी हमें इंफॉर्मेशन में बोला था कि इंटरेस्ट सिर्फ देना बैंक का नहीं है। देखो यहाँ पर बोला था 3,000 देना बैंक है, तो बाकी हाँ तो यहाँ पर लिखो 3,000 किस चीज का है? देना बैंक। तो बाकी बचा कितना? 1,500। ये अदर इंटरेस्ट है, मतलब किसी और चीज का इंटरेस्ट है। ठीक है। तो पहले देना बैंक का इंटरेस्ट देखते हैं कितना होगा। इंटरेस्ट ड्यू टू लोन फ्रॉम देना बैंक
तो देना बैंक वाला लोन पे हमारा इंटरेस्ट होना कितना चाहिए, तो 6,000। हाँ, और उसमें से हम लोगों ने दे कितना दिया है, तो फिर आउटस्टैंडिंग कितना होगा, 3,000। अब 6,000 क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो मैंने पहले ही बोला कि ये 50,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन ये बाई बैंक जो 50,000 इस पे नहीं लगेगा, क्योंकि ये कब लिया गया था, 31 मार्च, इस साल के एंड में लिया है, तो इस साल तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट ईयर से इंटरेस्ट लगेगा। तो 50,000 पे इंटरेस्ट लगाओ इंटू 12% इंटू, अब ये कितना समय का लगेगा, 12/12, क्योंकि ये तो 1 अप्रैल से ही लोन है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये इंटरेस्ट कब तक का लग रहा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, तो ये कैलकुलेट करने से आएगा 6,000। ठीक है, तो 6,000 इंटरेस्ट होना चाहिए, देना बैंक को हमें देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब मिस्टर गांगुली को, जिसमें से उन्होंने 3,000 दे दिया है। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन देना बैंक लोन कितना हो जाएगा, 3,000। 6,000 से 3,000 पे कर दिया तो कितना हो जाएगा, 3,000। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, 3,000 आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बोल के जाएगा, और 3,000 ऐड कर देंगे पीएल में, ठीक है। तो पीएल में जाओ और ऐड करो, जहां इंटरेस्ट लिख रखा था आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू देना बैंक बोल के 3,000, यहाँ इंटरेस्ट के बाद जगह रखने के लिए बोला था, ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू देना बैंक, टू डीबी लिख दिया देना बैंक, ठीक है। 3,000 कितना हो जाएगा टोटल, 7,500, ठीक है। हाँ, 7,500, और एक हो जाएगा लाइबिलिटी में लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000, ये सन्ड्री क्रेडिटर के नीचे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम देना बैंक, डीबी लिख दिया 3,000, ठीक है। 3,000 लिख दिया, तो ये 4,500, और ये 3,000 का तो कुछ इन्फॉर्मेशन, ये सॉरी, ये 1,500 का तो कोई इन्फॉर्मेशन बोला नहीं है, तो वो इंटरेस्ट की तरह इंक्लूड होके है, ठीक है, इसमें ना तो आउटस्टैंडिंग है ना तो प्रीपेड है, हमें तो कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो फिर ये 1,500 अपना जैसा आएगा वैसे ही आएगा, वो तो ऑलरेडी 4,500 में इंक्लूडेड है ही, तो उसको कुछ नहीं करना पड़ा। अच्छा, फिर कहाँ तक किया, ये वाला ना, ये वाला किया हम लोगों ने। फिर सन्ड्री डेटर इंक्लूड्स 20,000 ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट, मतलब एक ही इंसान को 20,000 लेना है उससे, और उसको 10,000 देना भी है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है भाई, अपना 10,000 एडजस्ट करके ये करते हैं कि तुमसे मुझे 10,000 मिलेगा, तो डेटर को कितने से कम करोगे, हाँ, और क्रेडिटर को भी कितने से कम करोगे, 10,000, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैंसिलेशन अगेंस्ट डेटर, लिख सकते हो म्यूचुअल सेटअप, लिख सकते हो म्यूचुअल डेप्ट सेटअप, या फिर कॉन्ट्रा एंट्री, ये भी लिख, कॉन्ट्रा सेटअप ये भी बोल सकते, कैंसिलेशन अगेंस्ट डेटर, मतलब डेटर से क्रेडिटर को सेट किया, ठीक है, 10,000, तो ये आ जाएगा 64,000, और इसमें भी कर कैंसिलेशन अगेंस्ट क्रेडिटर लिखना पड़ेगा इसे, कैंसिलेशन अगेंस्ट क्रेडिटर 10,000। अच्छा, फिर ये हो गया इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 3,000, ये वाला एडजस्टमेंट हम लोगों ने कर लिया। इंटरेस्ट रिसिप्ट 1,000 फ्रॉम सन्ड्री, अब इसका भी नोट बनाना पड़ेगा इंटरेस्ट रिसिप्ट का, ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 2 बना, इंटरेस्ट रिसिप्ट गिवन इन ट्रायल बैलेंस कितना है, इंटरेस्ट रिसिप्ट मतलब जो तुम लोगों ने लिखा होगा बाई साइड में 7,250, ठीक है, 7,250, ये वाला इंटरेस्ट रिसिप्ट है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है देखो, यहाँ पर देखते हैं, तो इंटरेस्ट किस चीज का था, एक था इन्वेस्टमेंट, एक था डिपॉजिट, और एक डेटर, ठीक है। तो देखो इंटरेस्ट रिसिप्ट रिप्रेजेंट 1,000 फ्रॉम सन्ड्री डेटर, लिखो इंटरेस्ट फ्रॉम डेटर, डेटर से हम लोगों ने 1,000 का इंटरेस्ट लिया, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए,
तो इन्वेस्टमेंट देखो लिखे हो तुम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में कितना, उसका रेट भी लिखवाया 5%। अच्छा अब हाँ, अब ये इन्वेस्टमेंट खरीदा कब था कुछ बोला नहीं है, यहाँ कोई डेट दिया था, हाँ दिया है देखो 1/4/2021, मतलब बिगिनिंग, मतलब 12 मंथ्स का ही हमें इंटरेस्ट रिसिप्ट होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 1250। और एक था डिपोजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपोजिट, कितना है डिपोजिट 50 था, ठीक है 1,50,000 और उस पे 10%, हाँ 10% था शायद, और डेट भी था इसका भी 1/4/21। तो फिर ये भी आसान हो गया 12/12, 12 मंथ्स का लगेगा पूरे एक साल का, तो कितना हो गया 15,000। तो हम लोग का इंटरेस्ट, हाँ अब देखो टोटल इंटरेस्ट अर्निंग कितना होना चाहिए हम लोग का 1,000 प्लस है 17,250। हम लोग का टोटल अर्निंग होना चाहिए 17,250, बट हम लोग का अर्निंग सब मिला के इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट में सब इंक्लूड है, बोला है कितना मिला है हमें सिर्फ 75। तो आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, इसको हम लोग एक्रूड भी बोल सकते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट 17,250 माइनस 7,250 यानी 10,000। तो ये 10,000 को कहाँ का एडजस्ट करेंगे, एक तो हम लोग पीएल में इंटरेस्ट जहां लिखे वहां पर ऐड करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट बोल के कितना 10,000, और एक बार 10,000 किधर लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट में एक्रूड इंटरेस्ट बोल के 10,000। तो यहाँ लिख देते हैं एक्रूड इंटरेस्ट 10,000, ठीक है। और एक बार हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा एड 17,250। प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट, ये तो आ ही गया देखो, इंटरेस्ट पेबल हम लोग का है ना, देना बैंक का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट रिसीवेबल अभी तो कैलकुलेट किया हम लोगों ने, इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट में इंटरेस्ट रिसीवेबल है। फिर बोल रहा है प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर पे कितना 5%, बैलेंस अंडर सन्ड्री डेटर, मतलब जो डेटर का बैलेंस आएगा उस पे, बस और कुछ नहीं करना है। तो 5% पीबीडीडी क्रिएट करो इस पे, लेस पीबीडीडी कोई माने डेटर, আচ্ছা মানে এটা লিখতে বলছো 95,000, ঠিক আছে इसके ऊपर 5% कितना हो जाएगा 4750, तो माइनस करने से 90,250, और एक बार लिखेंगे 2 पीबीडीडी बोल के पीएल में पीबीडीडी 4750, बस और कुछ नहीं था। अब सेल्स का देखो, परचेज का देखो, 13,90,000 है, 17,83,000, और इसका एडजस्ट 12,15,29, 39 माइनस हो रहा है तो 500, 2,79,500 জিপি, তাই তো? আর এটা কত হচ্ছে? এটা হচ্ছে 11,76,000। হুম, 2 ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर करके आ रहा है 2,79,500, 1783 बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,79,500 प्लस 17,250 प्लस 14,950, 3,11,700।
70,500 70,500 अब ये इधर ऐड करेंगे, ऐड नेट प्रॉफिट 70,500। तो 70,500 मतलब ये कितना हो गया 54 और ये हो गया 1,000 मैंने 5,61,000 प्लस 1,64 और 3 7,28,000 लाइबिलिटी साइड ऐसे both side बोलो लिख पाए हो? बोलो सर लिख पाए हो, समझ में आया? हम्म? बोलो किसी ना लिखते पहले देखिए दिए बैलेंस शीट टोटल 7,28,000 ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें कुछ ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट नहीं बनाने बोला है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो बोल रहा है कि Gupta and company employs a team of 8 workers who were paid 30,000 per month each in the year ending 31st March 2021। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है Gupta and कंपनी, उन्होंने 8 वर्कर्स को काम पे रखा है जिनको कितना करके हर मंथ सैलरी दिया जाता है 30,000। और ये कब तक दिया गया है 31st March 2021 तक का बात है ये। एट द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22 द कंपनी रेज्ड सैलरी बाय 10% टू 33,000 पर मंथ ईच। तो कंपनी बोल रही है 21-22 से हम लोग सैलरी 10% बढ़ा देंगे। तो देखो 30,000 का 10% कितना होता है 3,000, तो टोटल कितना हो गया 33,000 करके अब से पे होगा। On October 1, 2021, the company hired 2 trainee at salary of 21,000 per month each। तो कंपनी ने 2 ट्रेनी हायर किया है जिनको 21,000 का सैलरी पर मंथ दिया जाएगा। कब से हायर किया है 1 अक्टूबर से। द वर्क फोर्स आर पेड सैलरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ। तो पेमेंट कैसे होता है फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर मंथ का जो पहला वर्किंग डे है उसी दिन पेमेंट हो जाता है 1 मंथ इन एरियर। अच्छा तो बोल रहा है कि लेकिन 1 मंथ के गैप में, एरियर का मतलब क्या होता है गैप में। सो दैट एम्प्लॉय रिसीव देयर सैलरी फॉर जैन ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब, मतलब जैन का सैलरी कब मिलता है 1 महीने के गैप में, फेब का कब मिलेगा मार्च में, मार्च का कब मिलेगा अप्रैल में, इस तरीके से मिलता है। और ये जो फर्स्ट वर्किंग হ্যাঁ তাহলে কোন একটা বছরে 11 মাসই পাবে, যদি এক এক মাসের গ্যাপে হয় তাহলে 12 মাসের তো পাবে না, তাহলে আউটস্ট্যান্ডিং কত থাকবে সব সময় 1 মাস। You are required to calculate amount of salary which would be charged to the profit and loss account for the year ended 31st March 2022, amount actually paid as salary, outstanding salary। 3 चीज पूछा है देखो, एक तो पूछा है कितना सैलरी बाकी, दूसरा पूछा है कि हम लोगों ने कितना सैलरी पे किया मतलब कितने का कैश आउटफ्लो हुआ, और एक पूछा है कि पीएल में कितना चार्ज करोगे, पहला ये पूछा है। तो पीएल में चार्ज क्या करना चाहिए 12 मंथ्स का खर्चा चार्ज करना चाहिए। भले ही मैंने किसी को, मान लो मैंने
मैंने किसी को मैंने कोई अकाउंटेंट हायर किया, ठीक है, तो मैंने उसको पूरे 1 साल काम करवाया, बट सैलरी दिया मैंने 11 मंथ्स का, लेकिन 1 मंथ का मैंने इसका मतलब बाकी रखा यानी आउटस्टैंडिंग। लेकिन पीएल क्या डिमांड करता है, पीएल बोलता है पूरे साल का खर्चा दिखाओ, आपने पे किया हो या नहीं किया हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, ठीक है। खर्चा ड्यू हुआ है तो उसको रिकॉर्ड कर लो, पैसा दिए हो नहीं दिए हो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो पीएल में तो मुझे 12 महीने का ही खर्चा दिखाना पड़ेगा। फिर बोल रहा है कि कितना पेमेंट किया, तो अगर मैंने 11 महीने का सैलरी दिया तो पेमेंट मुझे 11 महीने का दिखाना पड़ेगा। फिर बोल रहा है फिर बाकी कितना रखा है, तो 11 महीने का दिया, 1 महीने का नहीं दिया, तो बाकी कितने दिन का 1 मंथ। बस तुम लोग को कैलकुलेट करना है कि वो अमाउंट कितना होगा, बस ये बोला, ठीक है। बोलो क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला है? देखो एक तो ऐसे करके सैलरी दिया जा रहा है, 8 एम्प्लॉइज को 1/4/2020 लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो पहले इनको सैलरी कितना दिया जाता था, 30,000। वो कब तक दिया गया, 31 मार्च 2021। तो जो ईयर 31 मार्च 2021 में खत्म होता है वो शुरू कब हुआ होगा, अप्रैल। अप्रैल से मार्च काउंट करोगे तो 1 ईयर होता है, ठीक है। जैसे जैन टू दिसंबर 12 मंथ्स होता है, वैसे अप्रैल टू मार्च काउंट करोगे तो 1 ईयर होगा। तो इस टाइम पीरियड में कितने लोग काम कर रहे थे, 8 एम्प्लॉय, ठीक है। और उनको कितना दिया जा रहा था, @ 30,000 पर मंथ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा जगह करते हैं। उसके बाद देखो वही 8 एम्प्लॉयज ही है, एम्प्लॉय तो नहीं बढ़ा। 8 एम्प्लॉयज को कैसे दिया जा रहा है, @ 33,000 पर मंथ करके, और साथ ही साथ 1 अक्टूबर, यहाँ पर 1 अक्टूबर मतलब यहाँ पर करते, अच्छा ये ईयर कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2021, और खत्म कब होगा, 31 मार्च 2022। तो 1 अक्टूबर 2021, ठीक है। ये देखो लिखा भी होगा, 1 अक्टूबर हो रहा है तो 21 ही दिया होगा। 2 ट्रेनी हायर किया है, ठीक है, 2 ट्रेनी, ठीक है, जिनको कितना पैसा दिया जाता है, @ 21,000 पर मंथ करके दिया जाता है। बस हम लोग को बताना है कि कितना सैलरी पीएल में जाएगा, कितना हम लोगों ने कैश आउटफ्लो करवाया, कितना बाकी रखा है, ठीक है। और पेमेंट करने का सिस्टम क्या है, 1 मंथ। पेमेंट मोड क्या है, देखो पेमेंट मोड जो है वो है 1 मंथ एरियर। 1 मंथ एरियर का मतलब होता है 1 महीना छोड़ छोड़ के, प्लस फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि पीएल में कितना सैलरी चार्ज होगा। तो पहला क्वेश्चन है सैलरी टू बी चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस फॉर, अच्छा कौन से ईयर का चार्ज दिखाने बोला है, फॉर 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 मतलब कौन से ड्रॉ का बोलो तो ये बात, ठीक है। ये पीरियड में पीएल में जो खर्चा हो रहा है वो कितना है वो हमें बताना है। तो बोलो इस पीरियड में तो 2 तरीके के लोग काम कर रहे हैं, एक तो 8 एम्प्लॉय और 2 ट्रेनी, ठीक है। तो 8 एम्प्लॉयज जो है उनका खर्चा कितना, हम लोगों ने पे किया या नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता। सैलरी टू 8 एम्प्लॉयज कितना होगा, 12 হবে, হ্যাঁ 8 * अच्छा, और ये वाला ये भी आसान, ये कितना हो जाएगा, 21,000 × 2 ये कम होगा ना समय, 6 मंथ्स होगा। देखो इनका 12 महीना मतलब 8 एम्प्लॉय को कितना दे रहे हैं, 33,000 एक एक जन को दे रहे हैं, तो 8 जन को कितना देंगे, 33,000 × 8, और ये पैसा पूरे साल भर में देना पड़ रहा है 1 साल का, तो कितना हो जाएगा, 31 लाख है, 31,68,000। और ट्रेनी का देखो, इसको क्या बोलेंगे, सैलरी, सैलरी लिखते थे, सैलरी टू ट्रेनी, 2 ट्रेनी,
इनको कितना, इनके ऊपर कितना खर्चा होगा, चाहे इनको कितना भी, 21,000, दो दो जन को दे रहे हैं तो 21,000 एंड 21,000। और ये लोग काम कर रहे, ये लोग अक्टूबर में ज्वाइन किए, ठीक है, तो ये लोगों को हम लोगों ने 6 महीना काम करवाया इस साल, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, है ना, तो 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स का पेमेंट होगा 2,52,000, तो टोटल हो जाएगा 34 লাখ না 17 নয় 20 হবে, তো 8 আর 2 10, 5 একে 6 6 12 2 হাতে রইল 1, 34 হচ্ছে, তাই তো 34,20,000। तो इतना हमें पीएल में दिखाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, एक साल में मेरा क्या खर्चा आ रहा है, तो एक साल में 8 लोगों ने 12 महीने काम किए, 2 लोगों ने 6 महीना किया, तो ये खर्चा आ रहा है। अब मैंने पे किया नहीं किया वो मुझे नहीं देखना है, क्योंकि मुझे बोला था पीएल में कितना दिखाओगे, तो पीएल एक्रूअल बेसिस पे बनता है, ड्यूरिंग द ईयर का खर्चा है तो दिखाओ, चाहे वो हम लोगों ने पे किया हो चाहे वो हम लोगों ने ना पे किया हो, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड, सैलरी एक्चुअली पेड इन 2021-22, सैलरी एक्चुअली पेड इन 2021 एंड 2022, एक्चुअली कितना हम लोग पे किया है, ठीक है। तो पे कैसे करते हैं, पेमेंट मोड पे ध्यान दो फिर मुझे बताओ। तो पहले लिखो सैलरी टू एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय को कितना पे किया, देखो इम्प्लॉय को हम लोग कितना करके देते हैं, 33,000 करके एक एक जन को, तो 8 जन को कितना देना पड़ेगा, 33,000 इंटू 8, लेकिन हम लोग क्योंकि 1 मंथ का गैप में देते हैं तो पूरे एक साल में 11 बार पेमेंट करते हैं, मतलब 11 मंथ्स का पेमेंट, तो हो जाएगा 29,04,000। बोलो समझ में आया। अच्छा, फिर और एक चीज भी करना पड़ेगा, क्या बोलो, इम्प्लॉय का और एक कैलकुलेशन। पहले बोलो ये 11 मंथ्स वाला समझ में आया सबको या कोई डाउट है ना। अब देखो अगर यहाँ यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों ने कितने मंथ का इनको पेमेंट किया होगा, और इसका 1 महीना स्किप होके इधर आया होगा, नहीं आएगा। जैसे अप्रैल का कब पे हुआ होगा, मई में, मई का कब हुआ होगा, जून में, जून का, जुलाई में, जुलाई का, अगस्त में, अगस्त का, सितंबर में, सितंबर का, अक्टूबर में, अक्टूबर का, नवंबर में, नवंबर का, दिसंबर में, दिसंबर का, जैन में, जैन का, फेब में, फेब का, मार्च में, मार्च वाला, अप्रैल में। 30,000 का एक पेमेंट इधर जाएगा। बोलो ये बात समझ में आया या नहीं समझ में। यहाँ पर जो खर्चा हुआ, यहाँ तो हम लोगों ने 30,000 करके 11 टाइम्स दिया, और एक बार 30,000 हमारा क्योंकि 1 मंथ गैप चल रहा है तो ये नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट हो गया, तो फिर नेक्स्ट ईयर में भी तो हम लोगों ने एक पेमेंट किया होगा, कितना, 30,000 करके एक बार। तो सैलरी टू एम्प्लॉय 30,000 इंटू 8 इंटू 1 मंथ, जो प्रीवियस ईयर का हम लोग बाकी रखते हैं वो तो नेक्स्ट ईयर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है, तो फिर वो चला जाएगा, कितना हो रहा है 2,40,000। बोलो ये समझ में आया, या कोई डाउट है। और अब ट्रेनी का, तो ट्रेनी का पिछले साल से कोई लेना देना नहीं है, वो रिसेंटली हायर किया गया है इनको, ठीक है। तो सैलरी टू ट्रेनी, तो ट्रेनी को कितना देते हैं 21,000, इनको भी 1 मंथ के गैप में देते हैं, 2 जन को देते हैं, तो 5 मंथ्स, 1 महीना कम कर दो, कितना हो जाएगा 2,10,000, ठीक है। तो इनको भी एक पेमेंट कम मिलता है, एक ड्यू होके रह जाता है, कितना हो जाएगा टोटल, हम्म 33,54,000। और पूछा है आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर
31 मार्च 2022, ये कितना होगा? तो आउटस्टैंडिंग कितना होगा? ट्रेनी का 1 महीने का और एम्प्लॉय लोगों का भी 1 महीने का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी टू एम्प्लॉय, बोलो एम्प्लॉय का कितना करके बाकी रहेगा? 33,000, ठीक है। 33,000 इंटू 8 इंटू 1 मंथ कितना हो जाएगा? अच्छा, 2,64,000। और आउटस्टैंडिंग सैलरी टू ट्रेनी, इनका 21,000 करके एक बार का पेमेंट, तो 21,000 करके 2 वर्कर काम कर रहे हैं और उनका 1 महीने का नेक्स्ट ईयर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 42,000। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3,06,000। बोलो, समझ में आया? Only salary to be charged to PF or calculation होगा। তো ওটা যদি ব্যালেন্স শিট বানায় তাহলে তো ওখানে আগে বছরের এক মাসের ওটা আউটস্ট্যান্ডিং দেখা যাবে। 30,000 মানে মানে এর আগেরটা বলছো তো? যদি হ্যাঁ, যদি আমাদের ডেটা থাকে তাহলে আউটস্ট্যান্ডিং না, আউটস্ট্যান্ডিং তো এই বছরেরটাই দেখাবো, এই বছরের। মানে এখানে তো 11টা পেমেন্ট হবে না, তাহলে আউটস্ট্যান্ডিং 1 মান্থের কোনটা দেখাবো? যেটা এক্ষুনি বের করলাম। বরং বলতে পারো যদি আমাকে ক্যাশ আউটফ্লো এই বছরের বের করতে বলে, তখন আমার আগের বছরের ডেটাটা থাকলে ওইটা নিতে হবে। এখানে আউটস্ট্যান্ডিং তো আমরা পেয়ে যাবো কত? 30,000 ইন্টু 8, যেটা বের করবো। এইটা 2,40,000, এটা আমার আউটস্ট্যান্ডিং বলে দেখাবে কোন কোন ব্যালেন্স শিটটাতে? এইটাতে দেখাবে 2,40,000, ঠিক আছে। আর এটাতে কত দেখাবে এক্ষুনি? 33 হ্যাঁ, 33 ইন্টু 8, আর এদিকে হয়ে যাবে 21 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, बोलो समझ में आया ये वाला? अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ये छोटा सा क्वेश्चन है, देखो। ये ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है तो हम लोग कर रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट फॉर द गिवन ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ये डेबिट बैलेंस बोल के ये सब दे दिया है, बस स्टॉक दे दिया है और कुछ नहीं। मना फटाफट, इतना सा क्वेश्चन है। बैलेंस शीट वाली फोटो इन द बुक्स ऑफ, नाम वाम नहीं दिया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st of March 2002। नहीं हो पाया। बैलेंस शीट as on 31st of March 2022। सबसे पहले देखो, ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या होता है? डेटर किधर लिखोगे? करेंट एसेट यानी बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल 3,50,000। ट्रेड रिसीवेबल कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल
3,50,000 कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ एक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, मतलब सब आउटर कॉलम में लिखते जाओ। इन्वेंट्री ओपनिंग 5 लाख, तो ट्रेडिंग में लिखो 2 ओपनिंग स्टॉक 5 लाख। फिर बोला है कैश इन हैंड 5,60,000 लिखो बैलेंस शीट में, कैश इन हैंड 5,60,000। वेजेस 3 लाख, कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग में। परचेस अगर हुआ तो जगह रख दिया मैंने, होना तो चाहिए। अच्छा, फिर बैड डेट, तो ये पीएल में जाएगा, टू बैड डेट 50,000। बैड डेट के बाद है फर्नीचर एंड फिक्सचर 1,50,000, कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में, फर्नीचर एंड फिक्सचर 1,50,000। डिप्रिशिएशन, ये डिप्रिशिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो कहाँ लिखेंगे? पीएल में, ठीक है। डिप्रिशिएशन 1,50,000, मतलब डिप्रिशिएशन कैलकुलेट किया हुआ है, बस क्लोज करना है टू डिप्रिशिएशन 1,50,000। अच्छा, डिप्रिशिएशन के बाद सैलरी 2,20,000, टू सैलरीज 2,00,000। परचेज 12,000, नहीं 12,00,000 नहीं 1,25,000, लेकिन लिखा हुआ है कुछ अलग ही तरीके से। হ্যাঁ, না এটা কিন্তু 12,50,000 হবে, ভুল লেখা আছে। এটা 12,50,000 হবে, হ্যাঁ আনসার তো তাই বলছে। 12,50,000 করে দেখি, জিপি হতে হবে 6,50,000, তাহলে এটাই হবে। 12 লাখ না হলে 6,50,000 হবে না মনে হচ্ছে, দেখছি। प्लांट एंड मशीनरी 15,70,000। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर, हाँ वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी 15,70,000 प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस में कैपिटल 25 लाख लिखो बैलेंस शीट में, कैपिटल 25 लाख। अच्छा, कैपिटल के बाद है ट्रेड पेबल 9 लाख, ट्रेड पेबल 9 लाख, सेल्स 17 लाख, बाय सेल्स 17 लाख, और बस लास्ट जो एडजस्टमेंट था बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख। और एक बार कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में, करेंट एसेट में, क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख। $27 লাখ, কত আছে? 6.5 লাখ, এটা 12,50,000 নিলেই হচ্ছে, তাই তো। 2 GP 6,50,000, बाई GP 6,50,000, टू नेट प्रॉफिट 6,50,000, 2,30,000, 2,30,000, 6,50,000। अब ये ऐड करना है,
कैपिटल में एट नेट प्रॉफिट 2,30,000 तो 27,30,000 प्लस 9 लाख मतलब 36,30,000 इधर भी उतना होना चाहिए 3 लाख 4 लाख 5 लाख 15 और 5 20 30 लाख 30 लाख और इधर हो गया 35 लाख 35 लाख और इधर 1,30,000 36,30,000 कुछ ही नहीं फोर्थ वाला देखो इसमें भी ना वो डेबिट क्रेडिट ये सब कुछ नहीं करना है एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये वाला कि जैसा अभी 2 वाला किया था उस तरीके का बोल रहा है कि मिस्टर पोट्रीवाल is engaged in business of selling magazine. Several of his customers pay money in advance for subscribing his magazine, information related to the year ended 31st March 2022 has given below. मतलब कोई एक मैगजीन बेचता है ठीक है ये जो है ये मैगजीन बेचते हैं और इनके कस्टमर इनको एडवांस में पैसा दे देते हैं ताकि सब्सक्रिप्शन मिले ऐसा ना हो कि चीज बिक जाए ठीक है मैगजीन बिक जाए तो बोल रहे 31st मार्च का हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है बोल रहे 1421 में he had a balance of 2 lakh advance from customer of which 1,50,000 is related to year 21-22 while remaining pertains to year 22-23. During the year 21-22 he made cash sale of 5 lakh. You are required to compute total income for 21-22 total money received during the day if closing balance in advance from customer this. कुछ नहीं समझ में आएगा हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा बस ये समझ में आया कि मैगजीन बेचता है ना ठीक है देखो समझ लेंगे नहीं समझ में आया देखो हम लोग को क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है बोल रहा है कि 31st मार्च 2022 का इंफॉर्मेशन में हमें पता चला कि ऑन 1/4/21 इनके पास 2 लाख रुपए का एडवांस पड़ा हुआ है जो इन्होंने कस्टमर से लिया हुआ है ठीक है तो एक ईयर स्टार्ट होगा कब से 1/4/21 तो फिर ये खत्म कब होता है 31st मार्च 2022 ठीक है तो यहाँ पर एडवांस है 1/4/21 में बोल रहा है ना एडवांस है एडवांस लिया पैसा इन्होंने जब चेक किया ठीक है मिस्टर कोटरीवाल ने जब चेक किया तब देखा इनके पास कितना रुपया है 2 लाख कब देखा इस डेट में ये जो देख रहे हो यहाँ पर मान लो मिस्टर कोटरीवाल खड़े हैं तो इनको दिख रहा है कि मेरे पास क्या है 2 लाख रुपए एडवांस है मैंने कस्टमर से ले रखा है पहले बोलो क्या उन्होंने मैगजीन दे दिया है अभी कस्टमर को तब तो वो एडवांस नहीं होता तो ये लाइबिलिटी होता है ठीक है जैसे मैंने अभी तुम लोग का कोर्स जिनका जिनका खत्म नहीं किया है बट मैंने तो मेरा फीस ले लिया तो मेरे लिए क्या है लाइबिलिटी जब खत्म हो जाएगा अब तुम लोग के लिए क्या है प्रीपेड एडवांस या प्रीपेड ठीक है लेकिन मेरे लिए क्या है लाइबिलिटी है जब तक कोर्स खत्म नहीं होता है ठीक है तो वैसे ही इन्होंने बेचा नहीं अभी तक मैगजीन लेकिन डिमांड हाई है तो लोगों ने पैसा दे रखा है तो कितना एडवांस दे दिया 2 लाख तो ये 2 लाख इनके लिए क्या है लाइबिलिटी है ठीक है अच्छा अब बोल रहा है कि 2 लाख एडवांस फ्रॉम कस्टमर ऑफ विच 1,50,000 इज रिलेटिंग टू 21-22 इसमें से 1,50,000 देखो इसमें से क्या बोल रहा है 1,50,000 ये कब का है 21-22 ये ईयर बता रखा है ना तो 21-22 मतलब कौन सा ईयर ये वाला मतलब ये एडवांस कब लिया था बोलो तो अभी नहीं लिया है अगर 1/4/21 में ओपनिंग ईयर में मेरे पास पैसा दिख रहा है थोड़ी बोला है कि इस दिन मैंने लिया है यहाँ नहीं बोला है कि 1/4/21 में रिसीव्ड किया है क्या बोला है मेरे पास 1/4/21 में मुझे दिख रहा है कि मेरा इतना लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी पहले ही बनाया होगा तो ये पैसा कब लिया होगा इस पीरियड में लिया होगा पता नहीं कब लिया है
ठीक है, पता नहीं कब लिया है, तो इस पीरियड में लिया है और इस पीरियड का पैसा है, तभी तो एडवांस है। बात समझ में? 2021 में मुझे लोगों ने पैसा दे दिया, मिस्टर कोटरीवाल को 2021 में लोगों ने पैसा दिया, लो लो भाई लो। तो इन्होंने कितना रुपए ले लिया, लेते लेते 2 लाख रुपए ले लिया, अभी तक मैगजीन दिया नहीं है, ठीक है। और ये 2 लाख जो इनके पास जमा हुआ है, जिसमें से ये पता है कि 1,50,000 जो है वो 21-22 का है, मतलब ये जो है ये एडवांस हम लोगों ने 21-22 में मैगजीन देने के लिए लिया हुआ है, ठीक है। फिर देखो अब बोल रहा है वाइल रिमेनिंग कब का है, 22-23, तो रिमेनिंग कितना होगा 50, ठीक है। तो ये 50,000 कब का है, फॉर 22-23, मतलब कौन सा ईयर, ये ठीक है, इस पीरियड का, ये वाला पीरियड का, ठीक है। अच्छा अब बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर 21-22 ही मेड कैश सेल 5 लाख। अब सब कोई एडवांस करता है या उधार, ऐसा नहीं है, इन्होंने यहाँ पर कुछ कैश सेल भी किया, मतलब लोग आए मैगजीन लिए पैसा देके चले गए, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, कैश सेल। तुरंत पैसा मिल गया, तो कितने का, 5 लाख का इस पीरियड में हुआ। ये क्वेश्चन में बोला है कि 21-22 में इन्होंने कैश सेल किया है 5 लाख का, ठीक है। अब बोल रहा है कैलकुलेट करना है 21-22 का इनकम। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, ये 21 से लेके 22 का क्या कैलकुलेट करना है, पहला बात इनकम। इनकम का मतलब क्या होता है, वो डेटा जो हम लोग पीएल में दिखा सकेंगे, मतलब एक्रूअल बेसिस वाला डेटा। चाहे मैंने कैश सेल किया हो, चाहे मैंने क्रेडिट, अगर इस पीरियड में सूट करता है तो वो मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। इनकम कैसे दिखाएंगे, एक्रूअल बेसिस पे, ठीक है। अच्छा फिर टोटल मनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इफ द क्लोजिंग बैलेंस इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज 1,70,000। अब बोल रहा है कि एडवांस का क्लोजिंग कितना है, 1,70,000, तो क्लोजिंग मतलब इस साल का बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एडवांस है, जैसे यहाँ एडवांस का ओपनिंग था, तो इस साल का एडवांस का क्लोजिंग है वो कितना है 1,70,000। तो इस साल जो एडवांस है वो कौन से ईयर को रिलेट करेगा, हाँ मतलब ये 22-23 या फिर सो ऑन हो सकता है, हमें तो कुछ बोला है नहीं, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर हमें टोटल मनी रिसिप्ट दिखाना है। अच्छा और दूसरा हमें क्या आंसर देना है, कैश रिसिप्ट, मतलब मनी रिसिप्ट ही लिख देते, चाहे वो कैश हो बैंक हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। मनी रिसिप्ट मतलब कैश का इनफ्लो दिखाना है, मतलब बिल्कुल वो टू जो क्वेश्चन था वैसा ही हो गया ना, कि पीएल में कितना चार्ज करोगे और कितना हम लोगों ने कैश पे किया सैलरी इम्प्लॉय लोगों को और ट्रेनिंग को, वैसा ही हो गया। बस यहाँ पर वो खर्चा नहीं है, यहाँ मतलब यहाँ इनकम है मिस्टर कोटरीवाल का, वो हम लोगों ने एक्सपेंसेस के रेस्पेक्ट में दिखाया था, ये हम लोग किसके रेस्पेक्ट में दिखा रहे हैं, इनकम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो निकालो, कैसे निकालोगे, सबसे पहले इनकम निकालना है 21-22 का। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर 21-22, ठीक है। तो बोलो इनकम कौन सा दिखा सकते हैं हम लोग, पहले ड्रॉ से ही बताओ, ठीक है। इनकम का मतलब क्या हो गया, ये नहीं कि पैसा आया कि नहीं आया, वो बात नहीं, इस साल का पैसा होना चाहिए, ठीक है। अब चाहे वो कैश फॉर्म में आया हो या फिर मिलने वाला हो, तो बोलो हम लोगों ने इस बार कितना इनकम, 1.5 लाख और 5 लाख, सही है। देखो हम लोगों ने जो कैश सेल किया इस साल वो मेरा इनकम है, ठीक है। और 1.5 लाख रुपए जो हम लोगों ने यहाँ लिया था, ठीक है, ऑब्वियसली लिया कहाँ था, ये यहाँ, ये पूरा एडवांस ही यहाँ पर लिया हुआ था प्रीवियसली, तभी तो ओपनिंग में दिख रहा है। लेकिन उसमें से 1.5 लाख का खर्चा बोल रहा है इस पीरियड के लिए लिया था, सॉरी 1.5 लाख का इनकम इस पीरियड के लिए लिया था। क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि 1.5 लाख का, देखो यहाँ पर क्वेश्चन खुद बोल रखा है 1.5 लाख रिलेटेड टू 21-22, मैंने जो एडवांस लिया था उसमें से 21-22 में जो मैगजीन बेचना है मुझे वो कितने का है 1,50,000, तो फिर मेरा इनकम कितना हो गया, हाँ तो फिर अब ये नहीं आएगा 50,000, क्योंकि वो कौन से ईयर का इनकम है 22-23, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हम लोगों ने इस साल कैश सेल करके अर्न कितना किया 5, प्लस मनी रिसीव्ड इन एडवांस
ड्यूरिंग, कब रिसीव किया था? 2021 फॉर द ईयर 21-22, 1,50,000। देखो एडवांस तो कभी मेरा एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में आना नहीं चाहिए, लेकिन एडवांस रिसीव किया था 2021 में, जो कि इस साल के लिए किया हुआ था, जो कि क्वेश्चन क्लियरली, तो हम लोगों ने यहाँ पर ऐड करके कैलकुलेशन किया, कितना हुआ? 6,50,000। अच्छा, और एक पॉइंट जो हमें बोल रखा है, तो ये हम लोग पीएल में चार्ज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, सॉरी पीएल में क्रेडिट कर सकते हैं, इसको तो चार्ज नहीं बोलेंगे, ये इनकम है। और बोल रहे टोटल मनी रिसिप्ट, तो निकालो, तो मतलब कैश क्या होगा? कैश इनफ्लो, ठीक है, टोटल मनी रिसिप्ट निकालना। तो पहले पीछे लिखना पड़ेगा, मुझे पेज पलटना पड़ेगा, ठीक है, तुम लोग लिखो, पूछते हैं तुम लोग। कैलकुलेशन ऑफ टोटल मनी रिसीप्ट फॉर ईयर कौन सा है? 21-22। तो पैसा कितना रिसीव हुआ बोलो? ड्रॉ के लिए हम बोल रहे थे पेज पलटना पड़ा, ठीक है, बोलो इस पीरियड में हम लोगों को कैश इनफ्लो कितना हो? 5,00,000। लेकिन 1,70,000 थोड़ा गलत हो रहा है, वो सोचो। পরের বছরের ছবি। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, देखो ও আচ্ছা 1,70,000 মধ্যে 50 টাকা আছে। हाँ देखो, 5 लाख तो हम लोगों ने कैश रिसिप्ट किया, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोगों ने कुछ कैश रिसिप्ट किया है कि नहीं, कैसे पता करोगे? देखो 2 लाख तो हम लोगों ने पहले ही कैश रिसिप्ट किया था, ये 2 लाख रिसिप्ट कब किया था? 2021 में। और जिसमें से 1,50,000 मेरा इस साल का था और 50 22-23 का था, तो मेरा एडवांस कितना होना चाहिए था? क्लोजिंग एडवांस 22-23 का कुछ ले रखा है, तो ही तो इस साल एडवांस बोलेंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है? हम ये बोल रहे हैं कि इस साल का एडवांस कौन सा है। अगर 22-23 का कुछ इनकम ले रखा है इन्होंने, तो इस साल उस चीज को एडवांस बोलेंगे ना, क्योंकि 21-22 में 22-23 का कुछ ले रखा है, तो ही तो एडवांस होगा। तो 22-23 का कितना ले रखा है? 50, लेकिन वो इस साल नहीं लिया था, वो कब लिया था? 2021 में लिया था। तो कैश रिसिव्ड ये 50,000, ये तो इस साल का हो गया, ठीक है। हाँ, तो फिर मेरा ये एडवांस 1,70,000 क्यों दिख रहा है? दिखना तो कितना चाहिए था? 50। तो इस साल भी हम लोगों ने कुछ एडवांस रिसीव लिया है, वो कितना हुआ? 1,20,000। टोटल एडवांस दिख रहा है 1,70,000, जिसमें से 50,000 हम लोगों ने यहाँ रिसीव कर रखा था। तो इसका मतलब 1,20,000 इस बार हम लोगों ने एडवांस कैश रिसीव किया है। लेकिन टोटल एडवांस कितना है? 1,70,000 ही है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने एक्चुअली, यहाँ पर हम लोगों ने 21-22 एंड 22-23 दोनों साल का एडवांस रिसीव कर लिया था, जिसमें से 21-22 का कितना था और यहाँ पर कितना था? 50। कब किया था वो नहीं पता। टोटल कितना कर रखा था? 2 लाख। तो जैसे ईयर स्टार्ट हुआ तो हम इनको दिखा कि इनके पास 2 लाख एडवांस है, लेकिन उस एडवांस का 1,50,000 इस साल का ही है और बाकी नेक्स्ट ईयर का है। तो इसका मतलब जब इनका ईयर क्लोज हुआ तो इनके पास एडवांस कितना होना चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए? 50,000। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन बोल रहा है एडवांस क्लोजिंग कितना हो गया है? 1 लाख, मतलब और एडवांस ले लिया कितना। तो फिर कैश रिसिप्ट इस बार कितना हुआ? 1,20,000। तो 1,70,000 में 1,20,000, 50 हमें फिर नहीं लेना, ठीक है, समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? कैश सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 21-22, 5 लाख प्लस एडवांस फ्रॉम कस्टमर 21-22, 1,70,000 माइनस 50। क्योंकि ये लैंग्वेज क्या दिया था बोलो? तो ये नहीं बोला था कि 1,70,000 इस साल एडवांस रिसीव किया, ऐसा नहीं बोला था कि क्लोजिंग एडवांस। ये देखो, मतलब ऑटोमेटिकली फिर वो इंक्लूड हो गया है, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा 1,20,000। अगर बोलता है कि इस बार एडवांस रिसिप्ट किया है 1,70,000, तब 1,20,000 की जगह 1,70,000 पूरा आ जाता, तो 6,20,000।
बोलो, ये कैलकुलेशन समझ में आ गया? अच्छा, अब ये जो कि यहाँ लास्ट है, ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो इसको हमें, ये जो ए बी सी डी दिया हुआ है, इसको हमें फिल करना है। तो ये पूरा लिखना पड़ेगा हम लोग को, फिर हम लोग उसको जो है चेक करेंगे कि कैसे कैसे हम लोग इसको फिल कर सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग एंड पीएल ये पूरा बनाओ जो लिखा हुआ है। तुम बना रहे, तुम लोग मेरा देख देख के लिख लो। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बिरला, in the books of Mr. Birla, trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2020. Trading and profit and loss account for the year ended 31st of March 2020. To cost of goods sold 45 lakh. To cost of goods sold 45 lakh. टू ग्रॉस प्रॉफिट ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट ये हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। ये देखो डी लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसे डी लिख दिया है, ठीक है। ई मतलब ये सब फाइंड आउट करना पड़ेगा। इन्होंने ABCD नाम दिया है, तो ये डी है, ये ई, और इधर बाई सेल्स सी लिखा हुआ है। हाँ लिख लो, लिखे दो, तो वैल्यू गुलो तो लिखते हो। फिर टू रेंट 26 लाख, टू ऑफिस एक्सपेंसेस 13 लाख। टू रेंट 26 लाख, टू ऑफिस एक्सपेंस 13 लाख, ठीक है। टू ऑफिस एक्सपेंसेस 13 लाख, टू सेलिंग एक्सपेंसेस बी टू कमीशन टू मैनेजर ब्रैकेट में ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। टू कमीशन टू मैनेजर लिखो, टू कमीशन टू मैनेजर, और कैसे कमीशन दिया जाएगा? ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इसमें 2 लाख दिया हुआ, ठीक है। 2 लाख, अच्छा। फिर दिया है टू नेट प्रॉफिट ए, टू नेट प्रॉफिट ए, यहाँ जी दिया हुआ है, ठीक है। इधर 60 लाख दिया हुआ है, इधर 60 लाख दिया हुआ है। फिर बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन डी बाई मिसलेनियस इनकम ई, बाई जीपी लिख देते हैं, बाई जीपी ब्रॉट डाउन डी, और बाई मिसलेनियस इनकम ई, बाई मिसलेनियस इनकम ई, ठीक है। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हम लोग को कैलकुलेट करके देना है ये सब। और नीचे कुछ इंफॉर्मेशंस भी है, ठीक है। नीचे इंफॉर्मेशन है, कमीशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10%, सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू 1% ऑफ टोटल सेल, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मिसिंग फिगर्स, ठीक है। तो कमीशन कितना है? 10%, और सेलिंग एक्सपेंसेस है 1% ऑफ टोटल सेल्स। तो कहाँ से स्टार्ट करोगे? तो देखो सबसे पहले, हाँ ये देखो, ये 60 लाख इधर लिख दो, क्योंकि दोनों साइड का टोटल तो बराबर होता है ना हमेशा। तो अगर ये 60 है तो इधर भी कितना आ जाएगा? 60 लाख, ठीक है। अच्छा, अब क्रॉस कंट्रीब्यूशन का ये ऐसे नहीं
এটা ই গ্রস প্রফিটের নিচে এটা বলছো তো? হ্যাঁ ই। আচ্ছা এখানেও ই আছে বলে বলছো না? ও ওগুলো এফ এফ দেওয়া আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি এটা ভুল লিখে দিচ্ছি, এই দুটোই এফ আছে দুদিকে সমান। ठीक। अच्छा अब कमीशन से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कमीशन से क्यों स्टार्ट करना पड़ेगा? क्योंकि कमीशन कितना है? 10%। और कमीशन कैसे दिया जाता है? ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब क्या होता है तो देखो, हाँ देखो यहाँ पर कमीशन बोला है एट द रेट ऑफ 10%। इसका मतलब क्या होता है? 10/100, ठीक है। अब देखो कमीशन अगर 10 रुपया है तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना होना चाहिए? कमीशन चार्ज करने के पहले नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 100, ठीक है। तो हम लोग का कमीशन कितना है? 2 लाख। तो फिर प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना रहा होगा? 2 लाख अगर कमीशन है तो 1 के लिए 100/10 इंटू 2 लाख कितना हो जाएगा? 20 लाख, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। ये क्या है? बिफोर कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन कितना होगा? हाँ 18 है। हाँ, आफ्टर चार्जिंग कमीशन क्यों निकाला? यहाँ जो लिखोगे तो ये जो प्रॉफिट आएगा ये तो कमीशन का खर्चा माइनस करने के बाद ही आएगा ना। तो हम लोग का तो कैलकुलेट करके कमीशन चार्ज करने के पहले वाला आया। तो मुझे अगर ए पॉइंट में डेटा पुट करना है तो मुझे तो कमीशन का खर्चा लेस करके ही करेंगे ना। अगर ये मेरे पास सारा डेटा होता, ये तो हम लोग ऐड करते, फिर ये और ये माइनस करते तब ना लिखते नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जब लिखते सब माइनस करते तो माइनस में रेंट भी माइनस होता, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग, तो कमीशन भी माइनस होता। तो इसका आंसर क्या होगा? माइनस करने के बाद सारे एक्सपेंसेस। तो फिर सारे एक्सपेंसेस तो माइनस है बट हमारा क्या माइनस नहीं है? सिर्फ कमीशन। तो कमीशन को भी माइनस कर दो। 2 लाख कितना हो जाएगा? 18 लाख। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 18, ठीक है। समझ में आया क्यों 18 लाख लिखा हम लोगों ने यहाँ पे? अच्छा अब इधर 60 लाख है अगर, तो फिर ये बैलेंस करके नहीं आ जाएगा। मतलब ये टोटल करने से 60 लाख होना चाहिए। यहाँ पर सब खर्चा लिखा हुआ है सिर्फ सेलिंग एक्सपेंसेस को छोड़ के। तो 26 प्लस 13 प्लस 2 प्लस 18 करके 16 होना चाहिए ना। मतलब अगर इक्वेशन बनाएंगे 26 प्लस 13 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 18 करके कितना होना चाहिए? 60 मतलब लाख। तो एक्स कितना आ रहा है? 1 लाख। तो इसका मतलब कमीशन कितना आ जाएगा? 1 लाख, ठीक है। अब कमीशन का भी एक रिलेशन बोल रखा है कि कमीशन जो है वो टोटल सेल्स का 1% है, ठीक है। तो वर्किंग नोट 2 बनाओ तो टोटल सेल्स कितना हो जाएगा? हम्म है वैसे ही होगा शायद, देख ज्यादा ही होगा। टोटल सेल्स कितना हो जाएगा? टोटल सेल्स हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 लाख जो कमीशन है वो इक्विवेलेंट टू 1% है। तो 100% कितना हो जाएगा? 1 करोड़ होगा। एक के बाद 7 जीरो। या फिर अगर किसी को ऐसा नहीं समझ में आता है तो टोटल सेल्स का 1% बोला था सेलिंग कमीशन, ठीक है। तो फिर टोटल सेल्स कितना हो जाएगा? सेल्स कमीशन डिवाइडेड बाय 1%। तो सेल कमीशन कितना है? 1 लाख/1%। ये करने से भी सेम आंसर आएगा 1 करोड़, ठीक है। तो अब ये सेल्स लिखो 1 करोड़, किधर लिखना है? यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब क्लोजिंग स्टॉक तो कुछ दिया नहीं था, ये तो हमें सिर्फ मिसिंग फिगर फाइंड आउट करना है। अपने आप से तो कुछ लिखना है नहीं। तो फिर इधर सेल्स का टोटल ही इसका टोटल होगा लेजर का 7 जीरो 1 करोड़। फिर -45 लाख। तो जीपी आ जाएगा 55 लाख। जीपी आ गया 55 लाख। अब ये 55 लाख इधर ब्रॉट डाउन करो।
माइनस 60 लाख मतलब 5 लाख, ये बैलेंस करके आप। ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन से हो गया। और ये सेलिंग एक्सपेंसेस कैसे निकाला, उसका भी एक वर्किंग नोट बना लेना चाहिए। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस जो निकाला ना, उसका एग्जाम में वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा। तो 26 लाख प्लस 13 लाख और क्या क्या था, फिर सेलिंग एक्सपेंस था वो लिख देते हैं, प्लस 2 लाख प्लस 18 लाख इक्वल टू 60 लाख। मतलब इक्वेशन बना रहे हैं, तो ये सब टोटल 60 लाख होना चाहिए। अरे तो सेलिंग एक्सपेंस प्लस कितना हो जाएगा, 59। 1 लाख होगा, 59 लाख इक्वल 60 लाख। तो सेलिंग एक्सपेंस इक्वल 60 लाख माइनस 59 लाख, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में हम लोग का फिर बाकी रह रहा है ये एमसीक्यू करेंगे, ट्रू फॉल्स करेंगे, और एक थ्योरी लिखवाना है, उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन होगा। बट वो क्वेश्चन क्या है, ये रहा, ये वाला। इसमें से ये फाइंड आउट करना है कौन सा प्रोविजन है और कौन सा प्रोविजन नहीं है। ठीक है, कौन सा रिजर्व है, मतलब रिजर्व और प्रोविजन के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इलास्ट्रेशन 14 और ये एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स ये बाकी है। ठीक है, ये अभी आज तो नहीं करेंगे, काफी टाइम लगा, बहुत सारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, फिर आज इतने।